नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की क्लास नंबर 15। दोस्तों, आज हम इसके अंतर्गत देखेंगे क्रिया या वर्ब को। दोस्तों, देखेंगे कि क्रिया क्या होती है, या क्रिया के कितने भेद हैं, या क्रिया के जो शब्द दिए होते हैं परीक्षा में हम उनको किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे क्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, ये बात की जाए कि क्रिया क्या होती है, तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि वह शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, टहलना। तो दोस्तों, ये सभी शब्द ऐसे हैं जिनसे हमें पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है। जैसे हमने कहा खेलना, तो खेलने का कार्य हो रहा है। जैसे हमने कहा पढ़ना, तो पढ़ने का कार्य हो रहा है। जैसे हमने कहा लिखना, तो लिखने का कार्य हो रहा है। जैसे हमने कहा टहलना, तो टहलने का कार्य हो रहा है। तो क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। दोस्तों, विकारी क्या होता है? दोस्तों, ऐसा शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है उसे हम विकारी कहते हैं। जैसे हमने कहा लड़का, क्या कहा? लड़का। तो दोस्तों, यदि हम लिंग के आधार पर इसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका लड़का की जगह लड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। तो यह क्या हो गया? आपका विकारी शब्द हो गया। तो कह रहा है कि क्रिया क्या एक विकारी शब्द है, इसमें चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अर्थात जो क्रिया का मूल रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो धातु होती है उसमें यदि ना जोड़ दिया जाए तो वह क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे हमने कहा कि पढ़ प्लस ना, तो इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका पढ़ना। और पढ़ना क्रिया क्या है? एक सामान्य क्रिया है। जैसे चल प्लस ना, इससे बन गया चलना, तो चलना भी क्या है? आपका सामान्य क्रिया है। दोस्तों, अभी आगे देखेंगे कि सामान्य क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया क्या होती है, सकर्मक या आकर्मक क्रिया क्या होती है। इन सभी पहलुओं पर हम डिटेल्स देखेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा कि जब हम क्रिया के मूल रूप में ना जोड़ रहे हैं तो हमें कौन सी क्रिया प्राप्त हो रही है? तो हमें सामान्य क्रिया प्राप्त हो रही है। अब हम देख लेते हैं क्रिया के भेद। तो दोस्तों, क्रिया के भेद की बात की जाए तो हम उसको दो तरीके से बांट सकते हैं या दो आधार पर बांट सकते हैं। पहला है आपका रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। दोस्तों, रचना या बनावट के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वह दो हैं। पहला है आपका सकर्मक क्रिया, दूसरा है आपका अकर्मक क्रिया। दोस्तों, हमने देखा कि पहला क्या है? रचना या बनावट के आधार पर दो प्रकार की सकर्मक और अकर्मक। लेकिन यदि बात की जाए कि व्युत्पत्ति या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो व्युत्पत्ति या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 4 भेद हैं। पहला है आपका सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है प्रणार्थक क्रिया और चौथा है आपका पूर्वकालिक क्रिया। तो दोस्तों, हमने देखा कि क्रिया के कितने भेद हैं। अब दोस्तों, बारी बारी से देख लेते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, या सामान्य क्रिया क्या होती है, या संयुक्त क्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि जो रचना या प्रयोग के आधार पर सकर्मक क्रिया थी वह क्या होती है। दोस्तों, कह रहा है कि जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जिस क्रिया के साथ यदि कर्म आए, यदि वाक्य में कर्म आए तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कर्ता क्या होता है। तो जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाता है वह कर्ता होता है। और कर्म क्या होता है? तो जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि कौन सा कार्य हो रहा है वही आपका कर्म या ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि सकर्मक क्रिया को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे हमने कहा मोहन फल खाता है, तो मोहन फल खा रहा है, तो फल खाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? तो मोहन के द्वारा किया जा रहा है। तो मोहन आपका क्या हो गया? कर्ता हो गया। खाता शब्द आपका क्या हो गया? आपकी क्रिया हो गई। क्या हो गई? क्रिया हो गई। लेकिन यदि बात की जाए कि यदि फल शब्द ना हो तो हमें क्या पता चलेगा कि मोहन क्या खा रहा है? लेकिन अभी हमने कहा कि कर्म क्या होता है जिसके द्वारा यह पता चले कि कौन सा कार्य हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर फल शब्द से यह पता चल रहा है कि फल खाने का कार्य हो रहा है, इसलिए फल आपका क्या हो गया?
ऑब्जेक्ट हो गया। और जहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट या कर्म दिखे आप डेफिनेटली अब सकर्मक क्रिया को सही कर दीजिएगा। तो दोस्तों यदि फल शब्द नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता कि कार्य कौन सा हो रहा है। तो दूसरा देखेंगे, जैसे राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय जाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, तो राम के द्वारा। तो राम आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया। जाता शब्द आपकी क्या हो गई, क्रिया हो गई। विद्यालय आपका क्या हो गया, कर्म हो गया। दोस्तों यदि यदि विद्यालय शब्द ना होता तो हमें क्या पता चलता कि राम कहाँ जा रहा है, तो हमें पता नहीं चलता। तो वहाँ पर जब कर्म नहीं होता तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं होती, बल्कि वह क्या होती, अकर्मक क्रिया होती। अभी आगे हम देखेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। जैसे हमने कहा कि राम जाता है, राम जाता है, तो दोस्तों राम आपका कर्ता हो गया, जाता शब्द आपकी क्रिया हो गई। तो यहाँ पर यह नहीं पता चल रहा है कि राम कहाँ जा रहा है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं पता चल रहा है। यदि कर्म या ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कार्य हो रहा है। दोस्तों यदि आपको किसी भी वाक्य में जब कर्म दिखे तो आपका सकर्मक क्रिया, जब कर्म ना दिखे तो आपकी अकर्मक क्रिया। ट्रिक कह लें या एक नियम कह लें कि सकर्मक क्रिया को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, या जल्दी से जल्दी हम कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि वाक्य में क्या, कहाँ, किसको शब्द से प्रश्न करेंगे। यदि क्रिया कोई उत्तर देती है तो उसे कर्म कहते हैं, और जब कर्म होगा तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। दोस्तों कह रहा है कि जो भी वाक्य हो उस वाक्य में हम क्या, कहाँ, किसको से प्रश्न करेंगे। यदि उत्तर प्राप्त होता है तो आपका सकर्मक क्रिया होगा, यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आपको अकर्मक क्रिया होगी। जैसे हमने कहा कि बालक क्रिकेट खेलता है, तो दोस्तों यदि हम कहेंगे कि बालक क्या खेलता है, बालक क्या खेलता है, तो हमें उत्तर मिल रहा है कि बालक क्रिकेट खेलता है। तो जब हमें उत्तर मिले तो आपकी सकर्मक क्रिया होगी। यदि कहा जाए कि क्रिकेट मैदान पर खेला जा रहा है, तो हम उसमें यदि कहेंगे, कहाँ से प्रश्न करेंगे कि क्रिकेट कहाँ खेला जा रहा है, तो क्रिकेट मैदान पर खेला जा रहा है, यहाँ भी उत्तर आपको प्राप्त हो रहा है, तो आपकी सकर्मक क्रिया होगी। तो सीधी सी बात है, जो भी वाक्य दिखे आप उसमें क्या, कहाँ, किसको से प्रश्न करिए। यदि उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया, यदि उत्तर नहीं मिल रहा तो आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं आपकी अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बात कहेंगे कि यदि वाक्य में कर्म का यूज नहीं किया गया या कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है तो वहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि मोहन खाता है, मोहन क्या खा रहा है यह नहीं पता लग रहा है, यह पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मोहन आपका कर्ता हो गया, खाता शब्द आपकी क्रिया होगी, यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए यह हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों इतना ध्यान रखना है कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्म का प्रयोग ना किया गया हो या कर्म ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे राम सोता है, राम सोता है, तो राम आपका कर्ता हो गया, सोता शब्द आपका क्रिया हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ कर्ता और क्रिया है, यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगी, आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे हमने कहा कि श्याम पढ़ता है, श्याम आपका कर्ता है, पढ़ता शब्द आपकी क्रिया है, तो यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कर्ता और क्रिया है। दोस्तों यदि हम कह देते कि श्याम स्कूल में पढ़ता है, श्याम स्कूल में पढ़ता है, तो श्याम आपका कर्ता हो जाता, स्कूल आपका कर्म हो जाता और पढ़ता आपकी क्रिया हो जाती, तब आपकी यहाँ पर सकर्मक क्रिया होती। लेकिन यहाँ जो भी वाक्य दिए गए इनमें अब आपका कर्म नहीं है, इसलिए यह सभी क्या हो जाएंगे, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है जिससे हमें सकर्मक या अकर्मक को पहचानने में आसानी होगी। कह रहा है कि जब केवल 4 क्रियाएं देकर सकर्मक या अकर्मक क्रिया पूछे तो क्रियाओं से क्या शब्द से प्रश्न करेंगे या क्रियाओं में क्या शब्द से प्रश्न करेंगे। यदि क्रिया कोई उत्तर देती है तो उसे सकर्मक क्रिया और उत्तर नहीं देती हो तो उसे
अकर्मक क्रिया। अभी हमने बताया कि क्या, कहाँ, किसको से यदि प्रश्न करेंगे या कहेंगे कि क्या शब्द से प्रश्न करेंगे, यदि उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया और उत्तर नहीं मिलता है तो आपकी अकर्मक क्रिया। जैसे हम देख लेते हैं कि सकर्मक या अकर्मक क्या होते हैं या किस तरीके से पहचानते हैं। जैसे हमने कहा कि पढ़ना, गाना, बनाना, ये सभी क्या है, सकर्मक क्रिया। जैसे हमने कहा सोना, नहाना, दौड़ना। सकर्मक क्रिया की कैसे पहचान सकते हैं यदि सिर्फ एक शब्द दिया हो। दोस्तों जैसे हमने कहा पढ़ना, किताब पढ़ना, गाना, गाना गाना, बनाना, खाना बनाना, तो दोनों शब्द क्या है, सिमिलर आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट और क्रिया क्या आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं। सोना तो आपके बेड पर सोना, जैसे नहाना, दौड़ना, दौड़ना जैसे रोड पर दौड़ना या सड़क पर दौड़ना। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम कर्म को लगा रहे हैं तो कारक चिन्हों का प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम जब कर्म को लगा रहे हैं तो लगभग यह सिमिलर दिख रहा है और कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से पहचान सकते हैं कि जहाँ पर आपको सिमिलर दिखे या कर्म में कुछ किसी भी चीज़ को लगाना ना पड़े तो आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यदि एक शब्द पूछे तो, और ये वाक्य पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सकर्मक क्रिया है क्या, अकर्मक क्रिया क्या है। तो एक पॉइंट और देख लेते हैं कि कुछ क्रियाएं स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, ऐसी क्रिया सदैव अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मछली पानी में तैरती है, सूरज पूरब से निकलता है, पक्षी आसमान में उड़ती है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर में, से, में शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह क्या है, सभी स्वाभाविक क्रियाएं हैं। कह रहा है कि इसको किस तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ अधिकरण कारक में, पर, पे अकर्मक क्रियाएं होती है, या कहेंगे कि जहाँ पर भी अधिकरण कारक के चिन्हों का प्रयोग हुआ होता है वह क्या होती है आपकी, वह स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं और वह सदैव हम क्या करेंगे, उसको सदैव अकर्मक क्रिया के रूप में सही मानेंगे। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि जहाँ पर कर्म को लगाने के लिए कारक चिन्हों का यूज करना पड़े तो वह आपकी अकर्मक क्रिया होगी। तो दोस्तों अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद बताया है, तो हमने 4 भेद बताए हैं। तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पर 5 भेद बताया गया है। पहला आपका सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या नामधातु क्रिया। तो दोस्तों जो 5 भेद दिया गया है, ये जो नामधातु क्रिया है या परीक्षाओं में बार बार पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको ऐड कर दिया गया है। पूछे कि लेकिन यदि व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो आपके मुख्यतः 4 ही होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो दोस्तों अब हम बारी बारी से देख लेते हैं कि ये सभी क्रियाएं क्या है या इनको किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक ही क्रियापद प्रयुक्त हुआ हो और उसके द्वारा एक ही कार्य का बोध होता हो तो ऐसी क्रिया को सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात कहेंगे कि वाक्य एक ही हो और क्रिया भी एक ही हो, वाक्य एक ही और क्रिया भी एक ही हो तो वह आपकी हो जाएगी सामान्य क्रिया। जैसे हमने कहा कि महेश घर गया, तो महेश घर गया क्या है, आपका पूरा एक वाक्य है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो गया शब्द है यह क्या है, आपकी क्रिया है। गया क्या है, आपकी क्रिया है। तो यहाँ पर गया शब्द से प्रयोग किया गया है, इसलिए एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो यह हो जाएगी आपकी सामान्य क्रिया। जैसे हमने कहा सीमा आई, सीमा आपकी कर्ता हो गई, आई शब्द क्या हुई, क्रिया हो गई। तो यहाँ पर भी क्या है, आपका एक ही वाक्य है और एक ही क्रिया है, तो दोस्तों यह हो जाएगी आपकी सामान्य क्रिया। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जब एक ही वाक्य हो और एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया हो तो वह हो जाएगी आपकी सामान्य क्रिया। दूसरा प्रकार है आपका संयुक्त क्रिया, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ देने वाली क्रियाएं मिलकर पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त मतलब कि एक में दूसरे का ऐड होना, संयुक्त मतलब क्या हो जाएगा, एक में दूसरे का ऐड होना, वही क्या हो जाएगा, संयुक्त होगा। तो कहा कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ या अलग अलग अर्थ देने वाली क्रियाएं मिलकर पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे हमने कहा कि सीमा खाना खा चुकी है,
अभी हमने कहा कि दो क्रियाओं का जब प्रयोग हो तो वह संयुक्त क्रिया। सीमा खाना खा चुकी है, तो यहाँ पर चुकी और खा, खा ये दो क्रियाएं बन रही हैं या दो क्रियाओं का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी कि संयुक्त क्रिया हो जाएगी। जैसे हमने कहा इस समय वह पढ़ रहा होगा, तो दोस्तों हम यहाँ भी देख रहे हैं कि इस वाक्य में भी यहाँ पर दो क्रिया का प्रयोग किया। जैसे हमने कहा कि पढ़ रहा, रहा एक क्रिया है, पढ़े एक क्रिया है, तो यहाँ पर भी क्या है, दो क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा आपकी संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पर एक वाक्य में दो क्रिया का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पर आपका संयुक्त क्रिया होगी। अगला प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से कराता है, ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो दोस्तों हम शब्द से ही समझ सकते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया अर्थात किसी दूसरे से काम को कराना। तो कह रहा है कि जब जो कर्ता होता है वह काम को स्वयं नहीं करता है, बल्कि वह क्या करता है, उस कार्य को कराने के लिए किसी दूसरे का प्रयोग करता है या किसी दूसरे से कराता है कार्य को, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है, तो यहाँ मालिक क्या है आपका, कर्ता हो गया, और ड्राइवर क्या होगा आपका, कर्म हो गया। तो मालिक के द्वारा क्या किया जा रहा है, गाड़ी चलवाया जा रहा है। तो दोस्तों जब ऐसे शब्द आए कि जहाँ पर कर्ता के द्वारा कार्य स्वयं ना करके कर्म के द्वारा कार्य को कराया जाता है, तो वहाँ पर या उस वाक्य में आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो दोस्तों कुछ उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो दोस्तों प्रथम प्रेरणार्थक का अर्थ होता है कि जो प्रथम प्रेरणार्थक होती क्रिया होती है उसमें आना शब्द जुड़ता है। कौन सा शब्द जुड़ता है, आना शब्द। और जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है वह होती है आपकी, उसमें जुड़ता है वाना शब्द। कौन सा, वाना शब्द। तो दोस्तों यह जोड़ा किस में जाएगा, तो जो आपकी क्रिया का मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप, या कहेंगे कि धातु में जब आना जोड़ेंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, और जब वाना जोड़ेंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया मिल जाएगी। जैसे हम देख लेते हैं कि धातु या क्रिया का मूल रूप क्या है, पढ़। इसमें आना जोड़ा गया तो पढ़ाना हो गया, इसमें वाना जोड़ा गया तो पढ़वाना हो गया। जैसे मूल रूप क्या है आपका, चल। इसमें आना जोड़ा गया तो चलाना हो गया, और वाना जोड़ा गया तो चलवाना हो गया। जैसे हमने कहा सुन, यदि इसमें आना जोड़ा गया तो सुनाना हो गया, और इसमें वाना जोड़ा गया तो सुनवाना हो गया। तो दोस्तों जिसमें आना जुड़ा हो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें वाना जुड़ा हो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया होती है। इसे ध्यान रखिएगा कि जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वह सदैव क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। दोस्तों इसके कुछ पहचानने के नियम देख लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से आसानी से पहचान सकते हैं या कम समय में इसको पहचान सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में वाता, वाती, वाते लगा हो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कहने का अर्थ है कि ऐसी क्रिया जिसके अंत में वाता शब्द, वाती शब्द या वाते शब्द आते हों तो उसको आप आंख मूंद कर बता देना कि यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा पॉइंट है आपका, धातु में आना शब्द जुड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा धातु में वाना शब्द जुड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। अभी हमने बताया कि जब आना शब्द जुड़ता है तो वहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और वाना शब्द जुड़ता है तो आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। तो दोस्तों अगला प्रकार देख लेते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को आरंभ कर दे तो उसमें पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जहाँ पर दो वाक्य मिले, जहाँ पर दो वाक्य मिले और जो उसमें पहली क्रिया, जो पहली क्रिया होती है, या कहेंगे कि वाक्य में जब कर्ता क्या करता है, पहली क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को आरंभ करता है, तो जो पहली क्रिया होती है या पहली क्रिया वाला वाक्य होता है आपका, वहाँ पर क्या हो जाएगी, वह पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे हमने कहा कि राम पढ़ाई करके सो गया, तो यहाँ पर पढ़ाई एक क्रिया है, सो गया आपकी एक क्रिया है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि पहले कौन सी क्रिया हो रही है, तो राम पढ़ाई करके, पहले राम क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, इसके बाद सो रहा है। तो यहाँ पर यही चीज़ कहा गया है कि जो जब पहली क्रिया जो समाप्त होती है
उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहली क्रिया आपकी पढ़ाई क्रिया है वही आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे बालक खाकर सो गया, तो बालक खाकर सो गया, हम देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या किया जा रहा है, एक कार्य करके दूसरे कार्य को किया जा रहा है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें यह ध्यान रखना है कि पहले कौन सी क्रिया समाप्त हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, तो दोस्तों बालक खाकर, तो यहाँ पर सबसे पहले क्रिया कौन सी हो रही है, खाकर, और उसके बाद सोने का कार्य हो रहा है। तो जब पहली क्रिया जो हो वही हमारी क्या होती है, आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो यहाँ खाकर शब्द क्या हो जाएगी, आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो दोस्तों यदि आपको इस तरीके से वाक्य दिया गया हो कि जहाँ पर दो क्रियाएं हों लेकिन एक क्रिया को समाप्त करके फिर दूसरी क्रिया की जाती हो, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली पूर्वकालिक क्रिया होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नामधातु क्रिया। नामधातु क्रिया क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनती हैं वह क्या होती हैं, आपकी नामधातु क्रियाएं होती हैं। ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनती है वह सभी क्या होती हैं, आपकी वह नामधातु क्रिया। जैसे हमने कहा गर्म, जूता, अपना, तो अपना क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया। जूता क्या हो गया आपका, यह हो गया आपका संज्ञा। तो दोस्तों जूता से जुतियाना, यह क्या हो गई, आपकी क्रिया बन गई। अपना से अपनाना, तो हम देख रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम से मिलकर क्या हो रहा है, आपका क्रिया बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे जैसे हम कह रहे हैं गर्म, गर्म क्या आपका विशेषण है, क्या हो जाएगा, विशेषण। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ विशेषण से क्रिया बन रही है गर्माना, जूता से जुतियाना और अपना से अपनाना। तो दोस्तों यही कहा गया है कि जहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर क्रिया बने तो वह हो जाएगा आपका नामधातु क्रिया। तो दोस्तों बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनी हो तो वह हो जाएगी नामधातु क्रिया। तो दोस्तों यदि आप लोगों को परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें कौन सी क्रिया है, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इतने बेहतरीन तरीके से डिफिनीशन के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको इतने बेहतरीन तरीके से कराया गया कि आप देखते ही बता सकते हैं कि इसमें कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रही। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।